नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था काव्य गुण। और काव्य गुण में हमने काव्य के जो गुण थे उसमें से दो के बारे में पढ़ा था। एक था प्रसाद गुण, दूसरा था ओज गुण। आज हम पढ़ेंगे काव्य के तीसरा जो गुण है जिसका नाम है माधुर्य गुण। 3 नंबर माधुर्य गुण। माधुर्य वैसे इसका अर्थ होता है मधुरता। इसका अर्थ होता है मधुरता। मधुरता, ठीक है। अतः मतलब माधुर्य शब्द का जो अर्थ होता है वह मधुरता है, ठीक है। अतः हृदय में जो रचना, हृदय में जो रचना, हृदय में जो रचना मधुरता भर दे, मधुरता भर दे, हृदय में जो रचना मधुरता भर दे वह माधुर्य गुणमयी, वह माधुर्य गुणमयी होती है, ठीक है। यानी माधुर्य गुण का मतलब होता है मधुरता। और जो रचना हृदय के अंदर, जो रचना हृदय के अंदर जो रचना मधुरता भर दे वो माधुर्यमय गुण होता है। इसके पश्चात माधुर्यमय होती है, ठीक है। जिस काव्य को काव्य यानी रचना को पढ़ने, जिस रचना को पढ़ने या सुनने से पाठक व श्रोता, पाठक यानी पढ़ने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, पाठक व श्रोता का हृदय द्रवित हो जाए वहां माधुर्य गुण होता है, वहां माधुर्य गुण होता है, ठीक है। और इसमें कोमल वर्णों का संयोग रहता है, इसमें कोमल वर्णों का संयोग, इसमें कोमल वर्णों का संयोग रहता है, ठीक है। अब इसकी सामान्य विशेषता देख लेते कुछ। इसकी सामान्य विशेषताएं, माधुर्य गुण की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित होती है, निम्नलिखित होती है, ठीक है। नंबर एक, टे वर्ग को छोड़कर, क्योंकि टे वर्ग हमने पढ़ा था ओज गुण में,
टे वर्ग को छोड़कर के से में तक, के से म तक के वर्णों का, तक के वर्णों का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, पहली विशेषता। यानी इसमें जो भी रचना होगी, जो भी काव्य होगा, उसमें टे वर्ग वाले पूरा वर्णन को छोड़कर क से में तक वर्णों का प्रयोग होता है, नंबर 1। दूसरा, अनुनासिक, तो नासिका से बोले जाते हैं। अनुनासिक व अनुस्वार, अनुनासिक व अनुस्वार वर्णों का आधिक्य रहता है, आधिक्य रहता है। ठीक है, यह इसकी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता इसकी रे और हणे, इसका ह्रस्व रूप, ऋष को मतलब छोटा रूप, जैसे री है, रे है इत्यादि, इनका प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार व श्रृंगार व करुण रस का प्रयोग, करुण रस का प्रयोग होता है। श्रृंगार व करुण रस का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, पांचवी एक और विशेषता देख लेते हैं, लोकगीत। ठीक है, लोकगीत, फाग गीत, फाग गीत, मल्हार, मल्हार गीत आदि का प्रयोग, आदि का प्रयोग इस गुण में होता है, इस गुण में होता है। ठीक है, अब इसकी कुछ उदाहरण अपन देख लेते हैं। देखो, माधुर्य गुण का उदाहरण, उदाहरण एक। ठीक है, बदतरस, लालच, लाल की, बदतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, लुकाए, सोह करे, सोह करे, वहनी हंसे, वहनी हंसे, सोह करे वहनी हंसे, देन कहे नट जाए, देन कहे नट जाए। यहाँ गोपिका के बारे में है कि कृष्ण की जो मुरली है वो छिपा लेती है, लुकाने में छिपा लेती है। जब वो मांगने के लिए कहते हैं कृष्ण, तो वो साफ मना कर देती है, लेकिन अपनी भौनी भ्रकुटियों से वो हंसती है। इससे कृष्ण को ये पता चल जाता है कि जो मुरली या बांसुरी है वो इनके पास ही। ठीक है, दूसरा देखो उसका उदाहरण,
दूसरा उदाहरण, कंकण किंकणी, कंकण किंकणी नुपुर धुनी, नुपुर धुनी सुनी, सुनी, कंकण किंकणी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन, कहत लखन, कहत लखन सन राम, सन राम हृदय गुनी, हृदय गुनी, हृदय गुनी। अर्थात इसमें यह अनुस्वार पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब काव्य गुण जो हमने पढ़े वो 3 थे, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। ठीक है। इसके पश्चात अब हम पढ़ेंगे काव्य दोष। क्या पढ़ेंगे? काव्य दोष। देखो काव्य दोष, काव्य दोष अग्नि पुराण के अनुसार, अग्नि पुराण के अनुसार अग्नि पुराण के अनुसार उन्होंने कहा है कि कविता को, कविता या काव्य, कविता को निर्दोषा, निर्दोषो, निर्दोषा वर्जितम, निर्दोषा काव्य यानी कविता को निर्दोषा दोषा, निर्दोषा दोष है वर्जितम, वर्जितम, निर्दोषा दोष वर्जितम, अर्थात काव्य में दोष होने नहीं चाहिए। क्या? कि काव्य में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि काव्य में जो दोष होंगे एक लोग पढ़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि दोषों से बचने के लिए, दोषों से बचने की, दोषों से बचने की आवश्यकता बताइए, आवश्यकता बताई है। अर्थात काव्य में किसी प्रकार के दोष होने नहीं चाहिए, होने नहीं चाहिए। ठीक है। अब अपन उसकी परिभाषा को देखते हैं। काव्य दोष की परिभाषा। ठीक है। काव्य के, काव्य के रस के आस्वादन में, रस के आस्वादन में, काव्य के रस के आस्वादन में, अर्थात काव्य का, अर्थात काव्य का, अर्थात काव्य का आनंद लेने में, आनंद लेने में बाधा, काव्य के आनंद लेने में यदि बाधा पहुंचाती है, बाधा पहुंचाती, बाधा पहुंचाती है, जो काव्य, जो काव्य के रस की, काव्य के रस की हानि, हानि मतलब रस की हानि करती है, करती है, उसे
काव्य दोष कहते हैं, काव्य दोष कहते हैं। रस को बोलते हैं आनंद। आनंद का मतलब होता है, रस का मतलब होता है आनंद, यानी हिंदी साहित्य में कविता को पढ़ने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उससे अपन रस कहते हैं। ठीक है ना। उसमें यदि बाधा पहुंचती है, यदि हानि पहुंचती है, तो उसे अपन काव्य दोष कहते हैं। उदाहरण जिस प्रकार सुंदर भोजन में जिस प्रकार सुंदर भोजन में कोई कंकड़ आ जाता है, पत्थर का टुकड़ा कंकड़ आ जाता है, कोई कंकड़ आ जाता है, तो भोजन का समस्त आनंद, भोजन का समस्त आनंद नष्ट हो जाता है, वैसे ही, ठीक, वैसे ही काव्य में भी ध्यान रखना, वैसे ही काव्य में कोई दोष आ जाता है, काव्य में कोई दोष आ जाता है, तो काव्य का आनंद भी क्या हो जाता है, तो काव्य का समस्त यानी संपूर्ण समस्त आनंद क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है। तो वह काव्य का समस्त आनंद नष्ट हो जाता है। समझ आई बात। जिस प्रकार अच्छे या सुंदर भोजन में कोई कंकड़ आ जाने से उस भोजन का आनंद जो है, रस जो है वो नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार काव्य में यदि कोई दोष आ जाता है तो काव्य का समस्त आनंद भी नष्ट हो जाता है। ठीक है। अब अपन देखते हैं कुछ आचार्यों ने काव्य दोष के बारे में किस प्रकार की अपनी अपनी परिभाषा दी है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो तो आचार्य वामन के अनुसार, आचार्य वामन ने काव्य दोष के बारे में क्या कहे, उन्होंने बात कही है कि गुणों के विरोधी, इन गुण के जो विरोधी है वो क्या हो जाते हैं, दोष। गुणों के विरोधी दोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दोष। ठीक है, कहलाते हैं। ठीक है। और आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है, विश्वनाथ के अनुसार आचार्य विश्वनाथ ने काव्य दोष के बारे में क्या कहा है, उन्होंने यह बात कहा है, रसा अपकर्षः दोषे, अर्थात रस यानी आनंद, रस अर्थात काव्य के आनंद को हानि पहुंचाने वाली, हानि अपकर्ष बोलते, हानि को हानि पहुंचाने, काव्य के आनंद को हानि पहुंचाने
हानि पहुंचाने वाले ही दोष कहलाते हैं। दोष कहलाते हैं। काव्य में अपकर्ष, अपकर्ष को बोलते हानि। काव्य में यदि अपकर्ष, रस है, रस का बोलते आनंद। काव्य के आनंद में यदि अपकर्ष यानी हानि होता है तो वो क्या है, काव्य गुण कहलाता है। आगे देखो, इधर देखो, एक और आचार्य वह जयदेव। जयदेव के अनुसार, जयदेव के अनुसार जयदेव ने काव्य गुण, काव्य दोष के बारे में क्या बात कही है देखो। उद्वेग जनक, उद्वेग जनको दोष, उद्वेग जनको दोष है। उद्वेग को अर्थात उद्वेग को जन्म के नहीं जन्म, उद्वेग को जन्म या उत्पन्न करने वाली बातें, जन्म या उत्पन्न करने वाली बातें, उद्वेग को उत्पन्न करने वाली बातें क्या कहलाती है, दोष है। क्या है, दोष। ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग काव्य दोष के बारे में अपनी अपनी बात रखी। इसके पश्चात अब हम पढ़ेंगे प्रमुख काव्य दोष, यानी काव्य दोषों के भेद कितने हैं। तो काव्य दोष के भेद विभिन्न प्रकार, काव्य दोषों के भेद मुख्यतः काव्य दोषों के भेद तीन होते हैं। कितने? तीन होते हैं। कितने? तीन। पहला दोष है शब्द दोष। पहला शब्द दोष या पद दोष, शब्द दोष या पद दोष। ठीक है। अब ये क्या होता है शब्द दोष? वह दोष जो किसी शब्द, वह दोष जो किसी शब्द में हो, ठीक है, शब्द में हो, शब्द को थोड़ा बदल देने से, शब्द को थोड़ा बदल देने, शब्द को थोड़ा बदल देने से या पर्याय द्वारा, पर्यायवाची, पर्याय द्वारा इस दोष को दूर किया जाता है। इस दोष को दूर किया जाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण लिख लेते हैं। देखो, जैसे खिले फूल
खिले फूल सब, खिले फूल सब गिरा दिया है, गिरा दिया है। ठीक है, तो यहाँ खिले फूल, यहाँ पर ये बहुवचन है फूल, गिरा दिया यहाँ एक वचन है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा खिले फूल सब गिरा दिए हैं। क्या हो गया? दिए हैं। यहाँ पर ये दोष, इसको दूर करने के बाद में दोष दूर हो जाता है। देखो कि खिले फूल सब गिरा दिए हैं, यहाँ देखो खिले फूल, खिले फूल का मतलब बहुवचन है, खिले फूल सब गिरा दिए हैं। दिया है किसी की, क्या हो गया? गिरा दिए हैं। ठीक है, पर यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर शब्द दोष जो है इसको सही करने से शब्द दोष दूर हो गया। इसी प्रकार 2 नंबर देखते हैं अपन। नंबर 2, शब्द दोष के पश्चात नंबर 2 आता है वाक्य दोष। वाक्य दोष, वाक्य दोष का मतलब है जो दोष वाक्य के, जो दोष वाक्य दोष के अंदर जो दोष वाक्य के अनेक शब्दों, वाक्य के अनेक शब्दों, वाक्य के अनेक शब्दों में या वाक्य रचना में हो, शब्दों में या वाक्य रचना में हो, जो दोष वाक्य के अनेक शब्दों में या वाक्य रचना में हो वहाँ वाक्य दोष होता है, वहाँ वाक्य दोष पाया जाता है, पाया जाता है। जैसे उदाहरण में ऊपर लिख देता हूँ। जैसे अमानुषी भूमि अबानरो करो। अमानुषी भूमि अबानरो करो। पहले यहाँ शब्दों में देख लेते हैं कुछ, फिर वाक्य में देखेंगे। ठीक है, पहले शब्दों में ये अमानुषी और ये अबानरो, इस शब्द को यदि ठीक करेंगे, अमानुषी का मतलब मनुष्यों से हीन। क्या होता है? मनुष्यों से हीन। ठीक है, अबानरो मतलब बंदरों से हीन, बंदरों से हीन। ये दो होगी कौन से वाक्य में, शब्दों में। ठीक है, फिर ये भूमि वाला, ये आ जाएगा क्या? भूमि अमानुषी अबानरो करो, यानी भूमि को मनुष्यों से हीन और बंदरों से हीन कर दूंगा। क्या होगा? भूमि मनुष्यों से हीन, भूमि मनुष्यों से हीन, बंदरों से हीन कर दूंगा। ये क्या हो गया? इसका दोष सही करके इस काव्य के दोष को दूर कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं वाक्य दोष। क्या बोलते हैं? वाक्य दोष। अब अपना अगला वो देखते हैं एक प्रकार जो है अर्थ दोष के बारे में। किसके बारे में?
अर्थ दोष। तो अर्थ दोष के बारे में और पढ़ेंगे। देखो तीसरा प्रकार है इस काव्य गुण का अर्थ दोष। ठीक है, प्रकार नंबर 3 अर्थ दोष। अर्थ दोष, अर्थ दोष में क्या है? जो शब्द, जो दोष शब्द, नाम से पता चलता है, जो दोष शब्द के अर्थ में होता है, शब्द के अर्थ में होता है। जो दोष शब्द के अर्थ में होता है, अर्थ दोष या अर्थ दोष या शब्द दोष। अर्थ दोष या शब्द दोष। अर्थ दोष, जो दोष शब्द के अर्थ में होता है अर्थ दोष शब्द या अर्थ दोष शब्द या अर्थ दोष शब्द या शब्दों के पर्याय, शब्दों के पर्याय, शब्दों के पर्याय शब्दों में बदल देने से, पर्याय शब्दों में बदल देने से, बदल देने से, देने से, देने पर भी, देने पर भी बना रहता है। ठीक है, जो दोष शब्द के अर्थ में होता है, अर्थ दोष शब्द या शब्दों के पर्याय शब्दों में बदल देने पर भी बना रहता है। जैसे दृश्य, दृश्य बड़ा, दृश्य बड़ा था चारू, दृश्य बड़ा था चारू, मंजू सुंदर, मंजू सुंदर, मनमोहन, मंजू सुंदर मनमोहन। यहाँ मंजू सुंदर, यहाँ मंजू सुंदर और मनमोहन, और मनमोहन। यहाँ मंजू सुंदर और मनमोहन का वही अर्थ है, का वही अर्थ है, जो वही अर्थ है जो चारू का है। चारू का मतलब मनमोहन सुंदर होता है, चारू का है। अतः यहाँ पुनरुक्ति नामक दोष है। अतः यहाँ पुनरुक्ति, दोबारा शब्द आना, बार बार आ जाना, पुनरुक्ति, यहाँ पर पुनरुक्ति नामक दोष है। पुनरुक्ति नामक क्या है? दोष है। ठीक है, काव्य गुण में अपन ने पढ़ा 3, फिर अपन ने काव्य दोष की परिभाषा पढ़ी, और परिभाषा के पश्चात काव्य के दोष के भेद कितने हैं उस भेदों के बारे में अध्ययन किया। अब अपन पढ़ेंगे प्रमुख काव्य दोष कितने होते, कितने ही प्रमुख काव्य दोषों के बारे में अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। प्रमुख काव्य दोष, जिसमें नंबर 1 प्रमुख काव्य दोषों का, प्रमुख
काव्य दोषों, प्रमुख काव्य दोषों का वर्णन, प्रमुख काव्य दोषों का वर्णन। प्रमुख काव्य दोषों का वर्णन, जिसमें पहला जो काव्य दोष है वो पढ़ेंगे ग्राम्यत्व दोष। ग्राम्यत्व दोष का मतलब होता है, सबसे पता चलता है कि जहाँ पर काव्य में ग्रामीण यानी आम बोलचाल की भाषा या फिर देशज शब्दों का प्रयोग होता है, देशज शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर ग्राम्यत्व दोष पाया जाता है। जैसे लिखो, जहाँ काव्य में ग्रामीण जहाँ काव्य में ग्रामीण यानी आम बोलचाल के शब्द यानी देशज शब्द। ग्रामीण जहाँ काव्य में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे मूंद पर मुकुट धरे, सोहत गोपाल। ठीक है, यहाँ पर ये मुंड ये ग्रामीण भाषा का है, ग्रामीण या गंवारू शब्द है। ठीक है, दूसरा एक और उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, ये ग्रामीण या गंवारू शब्द है। दूसरा देखो, मच्चक मत चलो, मच्चक मत चलो। ये जो मच्चक है ये गंवारू शब्द है, ग्रामीण शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रामीण या आम बोलचाल के शब्द या देशज शब्द, देश में जन्मे, इसको बोलते देशज को बोलते क्षेत्र विशेष के शब्द। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं अपन। कैसे, एक और उदाहरण, कैसे कहते हो, कैसे, ये 2 नंबर, 3 नंबर। कैसे कहते हो इस द्वार पर, कैसे कहते हो इस द्वार पर, कैसे कहते हो इस द्वार पर, फिर कभी न आऊं। इस द्वार शब्द है ये ग्रामीण भाषा का है। क्या है? ग्रामीण भाषा का, इसको बोलते द्वार, ना कि द्वार। ठीक है, आगे के जो प्रमुख दोष जो हो रहे हैं, बच रहे हैं, वो मेरे अगले वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।